नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और विधायकों से आपको परिचित कराने की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा। सिरोही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, 3 बार विधायक बने हैं, चौथी बार बनने की तैयारी में हैं। क्या कांग्रेस इस बार उन्हें टिकट देगी? इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। संयम लोढ़ा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। जी, शुक्रिया। जी, शुक्रिया। संयम लोढ़ा जी, कैसी तैयारी है 2023 की जंग की? सबसे बड़ी चुनौती तो टिकट। कांग्रेस पार्टी इस बार आपको टिकट देगी? ये तो आप कांग्रेस के नाम से पूछो तो बेहतर है, क्योंकि निर्णय उनको करना है। नहीं, विश्वास भरोसा तो आपको भी दिया होगा। विश्वास भरोसा कांग्रेस की तो सूची जारी होती है तभी पता चलता है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी काफी कठिन रहा होगा, लेकिन आप सरकार में काफी लगातार मुख्यमंत्री के एक तरह से हनुमान की भूमिका में नजर आए। बार-बार सचिन पायलट पर हमले भी आपकी तरफ से किए गए। तो मुख्यमंत्री टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उनका हाथ ऊपर होता है, तो आपका टिकट तय है? ये तो वक्त बताएगा। आपको भी कुछ जानकारी होगी, कुछ समय सीमा आपने भी सोचा होगा किस तरह तैयारी आप करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, थोड़ा हमारे साथ जनता के साथ सिरोही विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करेंगे आप? अपना एक ही प्लान है, सिरोही के लोगों की सेवा करना। उसमें रात दिन लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। अब सर्वे के आधार पर फैसले होने की बात हुई है, तो सर्वे में हमारे लिए राय आई होगी तो हमें चुनाव लड़ने का अवसर दे देंगे। और अगर सर्वे में आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आप निर्दलीय भी चुनाव ज़रूर लड़ेंगे? ये तो समय बताएगा मैडम। जी। तो समय की जब हम बात करते हैं संयम लोढ़ा जी, पिछले 5 साल के समय काल में सिरोही की जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड आप खुद देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? मैं ही नहीं, आम जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, उल्लासित है, उत्साहित है। तो ऐसे उत्साह, उल्लास वाले कौन-कौन से काम आपने किए हैं? अगर हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कामों की लिस्ट देखते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार होने का फ़ायदा मिला आपको काम करवाने में? जी बिल्कुल, बहुत उदार दिल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग किया और हमने जो काम उनको बताए, उन्होंने वो सारे काम किए और इसीलिए पूरे क्षेत्र के अंदर उत्साह का माहौल है। जवाई बांध में हमने 1000 MCFT पानी पेयजल के लिए सिरोही और शिवगंज तहसील के लिए आरक्षित कराया है। शिवगंज के 68 गांवों की पेयजल योजना स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्यादेश जारी हो चुका है। 32 नाला से सिरोही और सिरोही के आसपास के 8 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए योजना स्वीकृत होकर उसका कार्यादेश जारी हो गया। सिरोही तहसील के बचे हुए गांवों को जवाई बांध से पेयजल आपूर्ति के लिए DPR बनने का काम चल रहा है। 7 नए कॉलेज इस इलाके में खोले हैं। 70 साल में 4 कॉलेज खोले हमने, 7 नए कॉलेज खोले, जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, कालंद्री में नया कॉलेज, कैलाश नगर में नया कॉलेज, शिवगंज में लड़कियों का कॉलेज नया। और जो पहले से सिरोही में 3 कॉलेज थे, उन सबको हमने अपग्रेड किया, लड़कियों के कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट तक किया, PG कॉलेज में MBA खोला, लॉ कॉलेज को LLM तक किया। इसी तरीके से 40 12वीं तक के नए स्कूल खोले, 17 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। सिरोही जिले का पहला खेल स्टेडियम का काम चल रहा है सिरोही में। शिवगंज ब्लॉक में भी हमने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्वीकृत किया। 132 kV का नया GSS जावाल में बनाया, 33 kV के नए GSS वुड और रटवाड़ा में बनाया, 33 kV के 3 नए GSS सिलदर बाण और सनपुर में हमने स्वीकृत किए, जिनका काम चल रहा है। शिवगंज हॉस्पिटल को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड किया। जावार और सिलदर के
पीएससी को हमने सीएससी में अपग्रेड किया, 5 नए पीएससी खोले, नए सब सेंटर खोले, पशु चिकित्सालय नए खोले, नए पशु चिकित्सा में नए सब सेंटर खोले। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया। सड़कों में अभूतपूर्व काम हमने किया, 350 करोड़ की नई सड़कें स्वीकृत की। आज स्थिति है कि सिरोही जिले से आदमी निकलता है तो उसको पता चलता है कि गुजरात आ गया, क्योंकि उसकी नींद खुल जाती है। तो हर क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र में भी हमने बहुत अभिनव काम किया। हमने नए महोत्सव शुरू किए, सिरोही महोत्सव शुरू किया, शिवगंज महोत्सव शुरू किया। कैलाश खेर, कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार इस छोटे से इलाके में आए। हजारों हजार लोगों ने उनकी प्रस्तुतियों का आनंद लिया। तो मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में हमने काम किया। तो 2023 में जब आप चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच में सिरोही, तो वादे कर रहे हैं कि आप अगली बार क्या करेंगे जब आप चुन कर आएंगे, तो वो लिस्ट भी बताइए अगली बार वाली जो आप जनता को सुनाएंगे। जो काम कुछ काम लंबित रह गए हैं उन कामों को हम करेंगे। कोर्ट के कारण अटक गए हैं, जैसे सिरोही का मिनी सचिवालय, उसमें रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे जमीन को लेकर के एक विवाद हुआ, उसमें स्टे कर रखा है। सिरोही में जो 8 मंजिल की हम कोर्ट बिल्डिंग का काम शुरू हो गया था, उसके बाद स्टे करिए। तो ये सभी हम वैकेट कराएंगे स्टे, और सिरोही को और राष्ट्रीय मानचित्र पर उभारने की कोशिश करेंगे। मैंने सिरोही का जो फॉरेस्ट है, ये बाड़ा खेड़ा, उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कराया है मैंने। आने वाले वक्त में हम यहाँ सफाई, हमारे यहाँ लेपर्ड है, काले भालू, हिरन है, काले भालू हैं, सब है। तो सफारी का काम, कवर्ड फॉरेस्ट है हमारा, उसमें आने वाले वक्त में शुरू हो, ये हमारा प्रयास रहेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माउंट आबू करीब 20 लाख टूरिस्ट सालाना आता है। हमारी कोशिश रहेगी कि माउंट आबू आने वाला हर पर्यटक अपना एक दिन सिरोही के निकालें। यहाँ की बावड़ियों का हमने जीर्णोद्धार किया है, या नए गार्डन का हमने निर्माण किया है, पुरानी जो इमारतें थी उनको रिनोवेट किया है, तो वो भी एक नया लुक देने की हमने कोशिश की है। वो सब उसी का एक हिस्सा है। सिरोही को लेकर जितनी बातें आपने की हैं, सिरोही को लेकर संयम लोढ़ा का सपना क्या है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर? मेरा सपना है सिरोही को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊं, और इसके प्रारंभिक चरण में हम गुजर रहे हैं। आपको जानकारी होगी शायद कि भारत के 100 पिछड़े जिलों में इस जिले को रखा गया है, लेकिन अब जब भी नीति आयोग इसकी वापस से आकलन करेगा, सिरोही आपको उससे बाहर मिलेगा। हमने नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्वीकृत किए, जिसमें नए उद्योग लगने की प्रक्रिया शुरू है। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, एक प्राइवेट में, 2 गवर्नमेंट के। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आप तो तीसरी बार विधायक हैं, 2 बार पहले भी रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं कि इतने पिछड़े जिलों में शामिल रहा, वो भी तब जब माउंट आबू जैसा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, खास करके गुजरात से। तो क्या वजह मानते हैं इतने पिछड़ेपन की? दरअसल पहले काम नहीं हुआ। जब मैं पहली बार एमएलए बना तो आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि मुझे कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांवों में पहुंचना पड़ता था, इतने कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन उन सारे गांवों में उस समय मैंने ही ग्रेवल सड़कें बनाई, मैंने ही 5वीं तक के नए स्कूल खोले। पानी की 213 गांव ऐसे थे जो फ्लोराइड का पानी पीते थे, उन सारे गांवों को फ्लोराइड से हमने बाहर निकाला, रीजनल स्कीम से जोड़ा। तो बुनियादी काम करने में हमारा काफी समय ऊर्जा लगी, और हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में आए। उस समय 32% लोग साक्षर थे। वो सारी चुनौतियां थी, पहले बहुत पिछड़ापन रहा, क्योंकि लीडरशिप थी नहीं, तो वो अवसर नहीं मिला। लेकिन अब हम उन सब स्थितियों से बाहर निकल करके विकसित जिले की श्रेणी में आकर के खड़े हो गए। संयम लोढ़ा जी, आपने इतने सारे काम गिनाए कि आपने ये किया, मेडिकल को लेकर, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, तमाम जितनी चीजें आपने अभी, जितनी बातें आपने अभी गिनवाई है। लेकिन उसके बाद भी आपकी जनता आपकी उपस्थिति में मोदी मोदी के नारे लगाती है, ऐसा क्यों? वो एक धार्मिक कार्यक्रम ऐसा हुआ था, वो प्रायोजित था। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ये मन बना करके आए थे कि ऐसा उनको करना है,
और एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार को भजन के लिए आमंत्रित किया था। अब भजन के बीच में स्लोगन का क्या मतलब होता है? लेकिन लोग राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके इस तरह की चीजें करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में 25 नवंबर को सबको जवाब मिल जाएगा। नहीं, जवाब तो आपने पहले ही दे दिया। आपने कहा मैं ही मोदी हूँ यहाँ पर। आपका इतना गुस्सा आना लाज़मी था, स्वाभाविक था, या फिर आपको लगता है कि वो थोड़ा-सा चूक हो गई, उस समय आप बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री जी के सामने इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी इसमें मौजूद नहीं थे, गलत सूचना है आपकी। दरअसल लाखों रुपए देकर के एक कलाकार को बुलाया गया वहां पर गुजरात से, और हजारों लोग उनको सुनने के लिए आप आए। उसके बीच में आप, और धार्मिक कार्यक्रम में, उसके बीच में आप राजनीतिक स्लोगन लगा रहे हैं, तो वो गलत है। उस कलाकार का भी अनादर है, उसका भी अपमान है। हजारों लोग जो उनको सुनने के लिए आए हैं, उनका भी, उनकी भावना को भी वो ठेस पहुंचा रहे थे। आपको अगर मोदी मोदी नारे लगाना, अपनी सभा करिए, खूब नारे लगाइए, कौन मना कर रहा है? धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की चीजें स्वीकार्य नहीं है। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट की बात नहीं है। टेम्परामेंट जो लूज होना, अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होना, वो राजनीति में हो जाता है या फिर कभी-कभी हो जाता है और वो चूक हो जाती है? नहीं, समझाने के लिए कई बार कहना पड़ता है। जब लोग नहीं, कोई समझ नहीं रहा है, और जब मालूम है आपको कि वो इरादतन बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो उसको समझाना पड़ता है। और समझा दिया था और मैंने, ये आपने जो देखा ही है। बिल्कुल संयम लोढ़ा जी, जिन लोगों को आपने समझाया यानी कि बीजेपी, बीजेपी के पूर्व मंत्री और आपसे पहले 2 बार के विधायक, आपके लिए चुनौती इस बार हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार का आपका जीत का मार्जिन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। कितना था बताइए? करीब 10,000 के आसपास की जीत थी 10,000, आपकी। 10,000 प्लस था। हम्म। और वो तब जब था जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट अलग खड़ा किया था, आप निर्दलीय थे। लेकिन इस बार अगर मान लीजिए बीजेपी के पूर्व मंत्री आते हैं और बीजेपी ने जिस तरह से ताकत लगाई है, सांसदों को मैदान में उतारा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस बार टाइट फाइट होगी? कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो वोट लिए 14,000, उसमें 10,000 सिंबल का वोट था। वो 10,000 मेरे खाते में आप अभी से जोड़ दो। और फिर हमने जो 5 साल काम किया है, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिगत भावना से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ा है। हजारों लोग नहीं जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। तो आपने जो ये कांग्रेस के कैंडिडेट का सीधा आपके जोड़ने की बात कही है, इससे ये आपकी बात से समझ आता है कि आप कांग्रेस के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे, चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह की खुली मुखालत आपने सचिन पायलट को लेकर की है, संयम लोढ़ा जी, आपको चिंता करती है वो नुकसान दे सकती है? देखिए, ऐसा है, हमने किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जनादेश को रौंदते हुए निकली है, हमने उनको रोकने का प्रयास किया है। राजस्थान की मान सम्मान की हमने रक्षा की है, और भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराने के उसके अभियान में घुटने टिकाए हैं। अब अगर उसमें कोई लीडर फाउल खेलता है तो उसकी भी आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वो अध्याय समाप्त हो चुका है, उन लोगों एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के लोगों की सेवा की भावना के साथ हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आसानी से आप लोग भूल गए हैं, क्या आपको लगता है कि जनता भी उतनी ही आसानी से भूल जाएगी, संयम लोढ़ा जी? जनता तो हमारे साथ ही है। उनको पता है कि यही लोग हैं जिन्होंने सरकार बचाई है। ये चिंता तो उनको करनी चाहिए जो सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे। घुटने तो जनता उनको टिकाएगी जो जनादेश का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो जनादेश का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जो गुटबाजी पार्टी के भीतर थी, वो गुटबाजी आज अचानक खत्म हो गई, आप ये मानते हैं संयम लोढ़ा जी?
पार्टी की गुटबाजी की बात नहीं है, ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है कि जिन्होंने ये तय कर रखा है कि किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो तो जनादेश का सम्मान नहीं करना है, तोड़फोड़ करनी है, पैसों के बल पे विधायकों को खरीदना है। ये तो उनका सत्यानाश होना तय है। इसमें पार्टी की आप आंतरिक गुटबाजी कहाँ सामने आती है? जो आपने खुद कहा कि अब सब एक हो गए हैं, पार्टी के आला नेतृत्व ने भी ये बात कही है। आपने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको लगता है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए एक बार फिर से? कांग्रेस पार्टी में हमेशा मुख्यमंत्री का निर्णय विधायक दल करता है। विधायक दल बैठक करके केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत करता है और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री का फैसला होता है। तो वो तो भविष्य के गर्भ में है, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। आज अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री है, विधायक यदि उन्हें फिर से चाहेंगे, हाईकमान फिर से चाहेगा तो फिर से बनेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक मुख्यमंत्री के तीसरे कार्यकाल को, यानी कि इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जितनी योजनाएं आई हैं, उनका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन आपके विधानसभा में किस तरह का हुआ है? वो भारत के इस समय के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश की नीतियों को दिशा दी है कि एक लोक कल्याणकारी सरकार लोगों की तकलीफ में कैसी खड़ी रहे, लोगों की तकलीफ को कैसे समझे, वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और मैंने तो वसुंधरा राजे को खुद को चुनौती दी थी कि यदि तुमने अपनी 5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया है तो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में बहस रख लो, आप भी आ जाइए, मैं भी आ जाता हूँ, जनता के बीच में ही चर्चा कर लेते हैं किसी भी लेवल पर। और आपने विधानसभा में देखा ही है, कभी बीजेपी के लोग बोल नहीं पाए, कभी जवाब नहीं दे पाए, कभी 5 साल में कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाए, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। और वसुंधरा राजे तो जो 10 साल मुख्यमंत्री रही, कभी 10 मिनट बोल नहीं पाई सरकार के खिलाफ। इससे ज्यादा क्या हुआ? वो तो बताते हैं ना कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी का भाई बहन का रिश्ता है, इस वजह से नहीं बोल पाए वो 5 साल। भाई बहन का रिश्ता है या पड़ोसी का रिश्ता है या विपक्ष की नेता और सत्ता पक्ष के नेता का आपसी सम्मान है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि वसुंधरा जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाया। एक भी मुद्दे पर ये सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सके। संयम लोढ़ा जी, जब आप वसुंधरा राजे की बात करते हैं, तो तथ्यों के साथ हकीकत ये है कि वसुंधरा राजे ने इस प्रदेश में 2 बार इतिहास रचा है। जिस तरह का बहुमत राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को दिया है, उतना बड़ा बहुमत मुश्किल ही हम राजस्थान के इतिहास में देख पाते हैं। उसके बाद भी आप वसुंधरा राजे के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है वो उचित है? कौन सी शब्दावली? कि उनके कामों को और आपके कामों को आप ओपन हाउस में चैलेंज जो कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने शराब की नीति ऐसी लेकर के आई राजस्थान के अंदर, गली गली के अंदर शराब की दुकानें खोल दी उन्होंने। ये काम किया उन्होंने। आप पहले का और उनके कार्यकाल में कितना इजाफा शराब की इजाफा हुआ शराब की बिक्री में, उसका किसी ने आकलन किया है? किस नीति पे उन्होंने काम किया? राजस्थान जो अशोक गहलोत 2008 से 13 में राजकोषीय घाटा हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, सब में राजस्थान को बेहतर स्थिति में लेके आए। क्या इनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 2013 से 18 का? कोई जवाब है इनके पास में? आपने राजस्थान को कितना भयानक रूप से संयम लोढ़ा कर्जे के जी, दलदल में धकेल दिया। हकीकत तो ये है संयम लोढ़ा जी कि आज की तारीख में सरकार के पास अपने ही एम्प्लॉइज की पेंशन का पैसा नहीं है और 4-4 महीने से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कोई इक्का दुक्का उदाहरण हो सकता है, कोई तकनीकी गलती हो सकती है, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको बराबर पेंशन मिल रही है, सबको बराबर तनख्वाह मिल रही है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और किसी की भी ऐसी बात होती है तो हम तुरंत फॉलो करते हैं, किस कारण से उसको नहीं आ रही है उसका निस्तारण करते हैं। ये 17,000 स्कूलें बंद करने वाले लोग, ये राजस्थान का विकास है? बताइए आप।
तो जिस विकास की नहीं नहीं चर्चा आप कर नहीं, रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री बीजेपी अशोक बीजेपी 2020 में जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई, कितना खर्चा इनको जीडीपी का शिक्षा पर बढ़ाना था। क्या बीजेपी का कोई नेता इस बात का जवाब दे सकता है कि 3 साल में आपने शिक्षा पे क्या खर्चा बढ़ाया है, नई शिक्षा नीति अप्रूव करने के बाद भी? कोई संयम काम नहीं लोढ़ा किया। जी, जब आप तथ्यों पर बात करते हैं और शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो शिक्षा नीति बनाने के लिए 5 साल का समय था आपकी सरकार के पास। हकीकत ये है, महात्मा गांधी स्कूल आपने खोल दिए, लेकिन जिन टीचर्स को महात्मा गांधी स्कूल में लगाना है, उनको 100 में से 12 नंबर हासिल करने थे और वो 100 में से 12 नंबर हासिल नहीं कर पाए। बहुत बड़ी संख्या ऐसे टीचर्स की है और आप शिक्षा नीति पर आलोचना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो राजकीय सेवा में कार्मिक आ जाते हैं, उनकी क्षमता की जांच तो एक राष्ट्रव्यापी विषय है कि आपको 10 साल के बाद में वापस अपने एम्प्लॉय की क्षमता का परीक्षण करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करते रहना चाहिए, उनकी क्षमता और बेहतर कैसे हो इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये एक राष्ट्रव्यापी विषय है जिसको भारत सरकार को चिंतन करके इस पर कोई समग्र नीति बनानी चाहिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ हैं और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा दिलचस्प चुनाव आपको याद आता है इससे पहले? और ये जो प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री है, इसका कांग्रेस पार्टी को आप प्रदेश में नफा नुकसान क्या देखते हैं, संयम लोढ़ा जी? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीनता की शिकार राजस्थान में है, ये मैंने पहले भी कहा है आपको। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि मोदी जी का चेहरा रख करके वो लोगों को गुमराह कर पाएगी, तो उनको जो दुर्गति उनकी हिमाचल में हुई है और जो कर्नाटक में उनकी दुर्गति हुई है, वो ही होने वाली है। क्योंकि जनता भली भांति समझती है कि ये चुनाव दिल्ली का नहीं, ये जयपुर का है। नरेंद्र मोदी साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। इसलिए ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है जो सफल नहीं होगा। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में आपके सपने आपने बताए। राजस्थान में आप कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जहां सिरोही उसके आसपास ही जो सट्टा बाजार है, वो भी जो गणित पेश करता है, जो बताता है, वो गणित तो आपके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है, संयम लोढ़ा जी। देखिए, 200 प्रत्याशी दोनों राजनीतिक दलों के घोषित होने दीजिए। सट्टा बाजार भी उसके बाद में क्या गुल खिलाता है वो इंतजार करिए आप। अब जब ये उम्मीदवार ही तय नहीं हुए तो उसके पहले किस तरह का आकलन आप कर रहे हैं? उस आकलन की बुनियाद क्या है? विधानसभा के चुनाव में एक जिले में आप एक गलत टिकट दे देते हैं, पूरा जिला खराब हो जाता है। इसलिए टिकट बंटने दीजिए आप, उसके बाद में सट्टा बाजार भी देख लेंगे, सत्ता के समीकरण भी देख लेंगे और हमारे काम पर भी तो लोग फैसला कर उस लेंगे। समय टिकट मिलने के बाद सरकार का काम किया नहीं किया कोई मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट मायने रखता है। जब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तब तक आकलन सरकार के काम से तो नहीं कर सकते आपके हिसाब से? देखिए, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अगर उम्मीदवार लोगों के गले नहीं उतर रहा है तो आप चुनाव में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जी, तो उम्मीदवारों को लेकर इतनी देर आपकी यहाँ पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था 2 महीने पहले टिकट आ जानी चाहिए। संयम लोढ़ा जी, आप तो उनके सलाहकार हैं, आप बता सकते हैं टिकट इतनी देर से क्यों आ रही है? नहीं, मैं तो सिरोही में लगा हुआ हूँ, मुझे इसका बिल्कुल भी, मैं इनसे अवगत नहीं हूँ कि जयपुर और दिल्ली में क्या चल रहा है। हम तो ज्यादा जिले में ही रहते हैं और जिले में ही काम करते हैं। जब भी डिक्लेयर होने होंगे हो जाएंगे। नहीं, सुना तो आपने भी होगा ना, मुख्यमंत्री ने कहा था 2 महीने पहले टिकट मिल जाने चाहिए और आज बीजेपी की लिस्ट को आए हुए 1 महीना हो गया है। आप खुद मान रहे हैं कि उम्मीदवार जो आएंगे मैदान में, उसके बाद ही चुनावी माहौल बनेगा। तो जो लेट हो रही है, उससे नुकसान नहीं होगा पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, वो उम्मीदवारों और को समय जो मिलेगा? वो ये हो सकता है कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पूरा समग्र विश्लेषण करके उम्मीदवार घोषित कर रहे होंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर पे बहुत सर्वे हुए हैं,
उनका मिलान हो रहा होगा, उस पर चर्चा हो रही होगी, उस पर विचार विमर्श हो रहा होगा। तो उसमें अब समय लगा है। वैसे आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई है, तो आपको पहली लिस्ट तो आज मिल ही जाएगी। पहली लिस्ट आज मिल जाएगी संयम लोढ़ा जी के मुताबिक। संयम लोढ़ा जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार होने के नाते आपने उनको कौन-कौन सी सलाह दी जिससे प्रदेश में उनके एग्जीक्यूशन में ऐसा लगा आपको कि हाँ, आपको सैटिस्फैक्शन है कि आपने मुख्यमंत्री को ये प्रदेश के हित में सलाह दी जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि वो सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं, और जो भी मशवरे हमने दिए समय समय पर उन्होंने उस पर पूरा गौर किया और उनको अमली जामा भी पहनाया, नीतियां भी बनी। जैसे देखिए, वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनको छात्रावास या और भी इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए जो भूमि आवंटित होती है उसमें लीज राशि बहुत बड़ी लगती है, वो लीज राशि नहीं भर सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाकायदा एक पॉलिसी लेकर के आए और लीज राशि को एग्जम्प्ट किया। इसी तरीके से भूमि आवंटन में भी जो भी निर्णय उन्होंने किए, 5% पे भूमि आवंटित करना, ऐसे अनेक निर्णय आप जो ये कर्मचारियों का नियमितीकरण ले लीजिए, आप भर्ती का ले लीजिए, सब में उन्होंने हमेशा बात को सुना है और उसके अनुरूप फैसले किए। ऊर्जा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप देखिए ना, राजस्थान में कितने नए कॉलेज खुले हैं, कोई कम कॉलेज खुले हैं? क्या हालात थे राजस्थान में? आप बीजेपी वालों से पूछिए कि तुमने अपने 5 साल में कितने लड़कियों के नए कॉलेज खोले थे। अभी ये महिला की बात करते हैं, इनका रिकॉर्ड उठाइए, 7 नए कॉलेज महिलाओं के पूरे 5 साल में। और इस सरकार ने उनसे 20 गुना। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये खड़े रह सकते हो। तो संयम ये लोढ़ा जी, सत्ता, सलाहकार मुख्यमंत्री के रूप में आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? कितना गर्व होता है कि आप मुख्यमंत्री के सलाहकारों में से एक थे और 5 साल के दौरान आपने इस सरकार को सुशासन, लोक कल्याणकारी सरकार बनाने में बड़ा योगदान अपना दिया। देखिए, मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री का सलाहकार जिसको सलाह की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद सर्वज्ञानी है, महाज्ञानी है। फिर भी उनका बड़प्पन है कि वो सबसे फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर अपना मन बनाते हैं, अपनी राय बनाते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। आप अपने काम को कैसे आंकते हैं बतौर सलाहकार? क्योंकि जवाब देना होता है ना, जब आप अलग-अलग पदों पर रहते हैं, तो उस पद पर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये आप खुद से भी बात करते हैं, सेल्फ एनालिसिस अपने प्रोफाइल में भी जोड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में आप अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो इतने ज्ञानी हैं, लेकिन एक नहीं कई सलाहकार रखे उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि उनकी ये भावना रही थी कि हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं शामिल हो पाए, तो उन्होंने अपना सलाहकार बना लिया। तो एक तो ये तो उनका एक सम्मान देने का तरीका है ये, इसमें कोई अपेक्षा वाली बात नहीं है। और हम मैंने तो खुद ने उनको सुझाव दिया था कि आप कांग्रेस से जीते हुए किसी भी आदमी को बनाओ, वो राजी होगा। हम तो वैसे ही आपके साथ हैं, बिना पद के ही साथ हैं। पर वो जब बना रहे हैं तो फिर उनकी बात कौन टालता है? संयम लोढ़ा जी, मुख्यमंत्री के आप बहुत बड़े पैरोकार हैं। आपका वीडियो कुछ परेशानी दे रहा है। मुख्यमंत्री एक राजनेता के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में, जब आप एक उनके बड़े समर्थक के रूप में उन्हें डिफाइन करते हैं, तो आप कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं? वो बहुत आदर्श नेता है। आपका वीडियो ऑन करिए संयम लोढ़ा जी प्लीज। पता नहीं मेरे वीडियो के मैंने समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ आपके यहाँ से सिस्टम पड़ रही है, सॉरी, बीच में आ गया था, डिस्टर्ब किए।
सर आपने माइक की जगह कैमरा ऑफ कर लिया था, आप कैमरे ऑन कर लीजिए। माइक का जो ऑप्शन होगा उसके बगल में एक कैमरा बना होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ। जी जी। संयम लोढ़ा जी, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, केंद्र में सांसद, राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े अहम पदों पर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे। आप उनके व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करते हैं? वो एक सर्वश्रेष्ठ राजनेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में लगाया है। और राजनीतिक रूप से मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत एक स्कूल है जिसके अंदर 50 लोग और नई पीढ़ी पूरी एक नेतृत्व की तैयार हुई है जो आज राजस्थान की जनता की खिदमत कर रही है और पूरे भारतवर्ष में उनके अनुयायी हैं, उनके चाहने वाले हैं। और हम तो जोधपुर की जनता के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतनी बार उनको चुन करके भेजा, जिस कारण से वो इस स्तर तक को छू पाए और पूरे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान की आम जनता को नई ऊंचाई देने का काम उन्होंने किया। और सीएम लोढ़ा जी, सचिन पायलट को कैसे देखते हैं आप? आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी खिलाफत आपके द्वारा जो बार-बार हुई उसकी वजह समझना चाहते हैं जो राजस्थान के लोग हैं। क्योंकि सचिन पायलट एक भावी नेता है कांग्रेस पार्टी के। देखिए, कोई आलोचना जिस समय सरकार पर संकट खड़ा हुआ तो हम सरकार को बचाने में थे। राजस्थान में राजनीतिक अराजकता नहीं फैले, उसके लिए हम काम कर रहे थे। अब उसमें उस दरमियान उनका जो भी एटीट्यूड रहा तो निश्चित रूप से वो चौतरफा आलोचना का विषय बना। व्यक्तिशः किसी की कोई आलोचना का कारण नहीं है, वो अपने तरीके से अपना काम करते हैं, उनका अपना एक प्रभा मंडल है और बाकी तो उनको अपनी राजनीति की प्लानिंग उनको करनी है कि वो कैसे करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अगर उनको। उनको कोई आने वाले समय में, भविष्य में कांग्रेस पार्टी अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? वो मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी मुझे पूछेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल लेती हूँ संयम लोढ़ा जी, कितने नंबर देते हैं आप? कितना आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि मिशन रिपीट का जो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं, कितनी सीट मानते हैं आप अपनी? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हो जाएंगे तब इस प्रस्तुत किया जा सकेगा कि कौन कहां पर खड़ा है। जी में इस तरह की बात करना एक लफ्फा, जैसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 150 बिल्कुल सीट ठीक। नहीं आई तो मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा, हम्म, ये लफ्फाजी है। जी। और मिशन रिपीट लफाजी नहीं है, ये आप ज़रूर कहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया संयम लोढ़ा जी, न्यूज़ 24 पर हमसे बात करने के लिए। हालाँकि आप तकनीकी परेशानी से लगातार जूझते रहे, इंटरनेट से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और राजस्थान विधानसभा के विधायकों से न्यूज़ 24 के दर्शकों को हम लगातार मिलवा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ काम किया, क्या काम करने की तैयारी है और किस तरह से वो अपना चुनावी प्रबंधन आने वाले समय में देख रहे हैं। हालाँकि सब कुछ टिकट वितरण के बाद ही तय होगा, जैसा कि संयम लोढ़ा का मानना है और बात समझ में भी आती है, तार्किक भी है। तो अगले 1-2 दिन में जब लिस्ट 1-2 और आएगी सामने, कांग्रेस की पहली लिस्ट, बीजेपी की दूसरी लिस्ट, उससे और तस्वीर साफ होगी। लेकिन विधायकों से परिचित कराने का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।